गरीब आवाज आने के बाद जैसे जंगल में सन्नाटा छा गया हो, जैसे वो आपस में बात कर रहे हो। तभी उनमें से एक जमीन पे कूदा और मेरी टिमटिमाती हुई मोमबत्ती का शोला बुझ गया। खौफ अक्सर कहानियों में छुपा होता है, मगर यहाँ हर कहानी खौफ खुद सुनाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू विस्पर्स इन द डार्क और मैं हूं उमर शाह। दोस्तों, आज वकास साहब की कहानी का पार्ट 2। हम सुनने से पहले ये जरूर सोचना चाहिए कि कुछ फैसले हमें गुस्से में नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वकास साहब कहते हैं, मैं गाड़ी को जंगल के बीचों बीच दौड़ाता हुआ गुस्से में तेजी से तेजी चलाता जा रहा था। गाड़ी का इंजन जैसे अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा हो। तभी वो पथरीला रास्ता मेरी आंखों के सामने आ गया और मैं अपने आप से सोचने लगा कि वो बुजुर्ग बुढ़ा हमारे दफ्तर में सियासत फैलाने के लिए लोगों के दिलों में डर डाल रहा है। उस पोस्ट पे क्यों नहीं जाने दे रहा? आखिर वजह क्या है? हालांकि उस पोस्ट पे जाने वाले की तो तनख्वाह में इंक्रीमेंट भी लगता है। पेरिफेरल इंक्रीमेंट फॉरेस्ट ऑफिसर्स की तनख्वाह का वो वाहिद हिस्सा था जो सिर्फ उस पोस्ट पे होता था, क्योंकि उस पोस्ट में वो वाहिद गार वाकया थी जहां पे इस जंगल नामी चांगा और मांगा डाकू बना लिया करते थे। वकास कहते हैं, मैं गुस्से में अपनी गाड़ी को रोक कर सिगरेट लगाने लगा। मैंने जैसे ही लाइटर अपने मुंह के करीब लाकर जलाया, तभी मुझे गाड़ी के बोनेट से उठता हुआ वो हल्का हल्का इंजन से धुआं नजर आया। लाइटर उधर ही सीट पर फेंक कर बोनेट को खोलने लगा। बोनेट को जैसे ही वकास ने खोला, अंदर से अजीब रबर की बदबू और इंजन ऑयल की अजीबो गरीब बदबू और धुएं का एक छोटा सा बादल नमूदार हुआ। वकास गुस्से में बोनेट बंद करते हुए गाड़ी को जैसे डांटते हो कि तुम भी मेरा साथ छोड़ गई। वकास कहते हैं, ये चीजें काश मैंने इग्नोर ना की होती। काश मैं वो सारे साइंस को पढ़ता रहता जो कुदरत मुझे दे रही थी। वकास ने अपनी तमाम प्रोविजंस अपने बैकपैक में डाली, अपना टेंट अपने हाथ में पकड़ा और चलने लग पड़े। थोड़ी ही दूर जाकर एक पत्थर पे बैठकर अपने हाइकिंग बूट्स पहने और अपने आप को यह समझाया कि तुम एक पढ़े लिखे आदमी हो, तुम इन लोगों की तरह जाहिल नहीं हो, तुम इन लोगों से अच्छे हो, ज़हनी तौर पे बरतर हो, सीएसएस का इम्तिहान पास कर पाकिस्तान में टॉप करके इस फॉरेस्ट ऑफिसर लगे हो। तो तुम्हें इस पोस्ट पर जाकर नॉकटर्नल एनिमल्स को तमाम को डॉक्यूमेंट करना है। 2 दिन की स्टे जो तुमने प्लान किया है करने के बाद तुम वापस आओगे और अपना काम मामूल के मुताबिक करोगे। वकास कहते हैं, ये सब मेरी भूल थी। मैं जवानी के अंदर गुस्से और जुनून में उस पहाड़ पे चढ़ने लगा। तभी मेरे सर के ऊपर एक छोटा सा पानी का कतरा गिरा। मैंने समझा शायद साथ बहती हुई आबसार पानी की छींटे मेरे ऊपर फेंक रही है, जैसे वो भी मेरे खिलाफ हो गई हो। तभी आसमान पे कड़कती बिजली और बारिश की जोरदार आवाज एकदम जैसे जंगल को जगा रही हो, गूंज रही हो। वकास कहते हैं, मैंने उसको भी इग्नोर ना किया और मैं अपने हाइकिंग बूट्स और अपनी छोटी सी हाइकिंग पाइकैक्स को लेकर चढ़ने लग पड़ा। ऊपर चढ़ते साथ ही मैंने एक छोटी सी क्लियरिंग यानी जंगल में इसमें बीचों बीच एक ऐसी जगह देखी जहां पे मेरा टेंट लग सकता है। उसके दोनों अतराफ में बड़े बड़े शीशम के दरख्त जैसे साया दे रहे हो। उन पे इधर से उधर उछलते जंगली बंदर, दूर चलती हुई पिग्स की एक जोड़ी जिस तरह मुझे इलाके में वेलकम कर रही हो। वकास कहते हैं, मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा एक ब्लैक बेयर की फैमिली उसी लम्हे वहां पर देखी। तो जैसे जानवर मुझे तसल्ली दे रहे हो कि तुम अकेले नहीं हो,
इस मिशन में हम तुम्हारे साथ हैं। तभी वकास के चेहरे पे एक मुस्कुराहट लहराई। बारिश के अंदर बैठकर वकास ने एक और सिगरेट लगाई, अपने जर्नल को निकाला और लिखने लगे कि मैं इनकी फैमिली हूं। रात पड़ चुकी थी। जो साथ लाया हुआ खाना निकाल कर खाया और सो गए। रात को करीबन 12 बज चुके थे। जंगल में जिस तरह अजीबोगरीब आवाजें, कहीं दूर बोलते हुए झींगर, कहीं इधर से उधर उछलते हुए रात को चलते जानवर, उनकी आवाजें आती। इसी में वकास कहते हैं कि मैंने एक बहुत अजीब आवाज सुनी। वो आवाज एक सीटी और एक गूंजती हुई आवाज कंबाइंड थी। वो आवाज इंसानी आवाज से मिलती जुलती थी। वकास कहते हैं मैंने फौरन से अपना जर्नल निकाला, एक बच्चे की तरह पेंसिल हाथ में पकड़े, अपनी लालटेन को जलाए, इंतजार करने लगा। मैंने अपनी दूरबीन अपनी गर्दन में लटका ली, ये बोलते हुए कि बाहर तो अंधेरा है। वकास की कैंप फायर अभी भी चल रही थी। वो बाहर निकले, उन्होंने इधर उधर देखना शुरू किया तो वो आवाज 1 से 2 में तब्दील हो गई। कुछ देर रुकने के बाद वकास ने यह नोट किया कि एक आवाज एक जानिब से आती है, कुछ देर बाद दूसरी आवाज दूसरी जानिब से आती है। वो कहते हैं मुझे ऐसे लगा जिस तरह ये 2 जानवर आपस में बातें कर रहे हैं, मगर मेरा ज़हन सोच ही रहा था कि ये है क्या। मैंने अपने ज़हन को दौड़ाना शुरू किया और अपने फ्लाई में अंदर जाके लेट गया। वो आवाजें आहिस्ता 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 मेरे कैंप के करीब आ गईं। तभी मैंने मिट्टी का एक मुट्ठी भर के अपनी कैंप फायर पे फेंक दी। वकास कहते हैं जैसे ही मेरी कैंप फायर बुझी, 2 आवाजें इतनी ज्यादा ऊंची और हवलनाक हो गईं जिस तरह वो इसी का इंतजार कर रही हूं कि अंधेरा कब होगा। वकास कहते हैं कि वो आवाजें आपस में कोऑर्डिनेट करते हुए कभी एक बोलती कभी दूसरी बोलती। वो किसी ऐसे जानवर की ना थी जो मैंने कभी पहले सुना हो। मेरे करीब से करीब तर आती गई, इतना करीब आ गई कि मेरे ऊपर लगे दरख्त के ऊपर वो आवाज आखिरी जानिब अपनी अजीबोगरीब तर्ज में चिल्लाने लगी। वकास कहते हैं उस चीख के बाद जैसे जंगल चुप सा कर गया हो, सन्नाटा छा गया हो। तभी एक अजीब एहसास उनके दिल में पैदा हुआ जो इससे पहले कभी ना आया था। खौफ, डर। उनको ये एहसास हुआ कि वो यहां पे अकेले हैं। उस जमाने में तो फोन भी ना थे, कोई सिग्नल का जरिया भी ना था, और वो गुस्से में भी निकले थे। लोगों को किसी को ना पता था कि वो कहां हैं। वो आवाजें एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए वकास के कैंप का तवाफ करने लगी। तभी उस मखलूक में से एक मखलूक जमीन पे कूदी। वो दरख्त से जमीन पे जैसे ही कूदी, वकास कहते हैं उसका 12 से 14 फुट का साया मेरे टेंट के ऊपर मंडलाने लगा। तभी मेरी मोमबत्ती बुझ गई, जैसे खौफ से वो भी मर रही हो। वकास कहते हैं जंगल में सन्नाटा छा चुका था। उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक बाजू टेंट के अंदर दाखिल हुआ और मेरी टांग को पकड़ लिया। मेरी राइट टांग उसकी गिरफ्त में थी। उसके वो काले नोकीले बालों वाले हाथ जैसे इंसानी हाथ को 10 गुना बड़ा कर लिया हो। तभी मैंने उसके पीले दांत अपने टेंट के ऊपर चबाते हुए देखे। उस वक्त वकास कहते हैं मुझे सोच ही ना आई कि मैं क्या करूं, मैं किधर जाऊं, कहां भागूं। उस हाथ ने इतनी मजबूती से गिरफ्त कर लिया था कि वो छोड़ने की तो पोजीशन में था ही नहीं। वकास कहते हैं मेरे पास कुछ भी ना था। मेरे पास वो जो पाइक एक्स था, वो कुल्हाड़ी जो मैं लकड़ियां काटने के लिए अपने साथ लेकर आया था, तभी मैंने वो अपने बैकपैक में से निकाली, उस हाथ के ऊपर मारनी शुरू की। तभी
वो हाथ जैसे उसको कुछ हो ही ना रहा हो। वो एक अजीबो गरीब आवाज में तब्दील हो गया और टेंट उखाड़ के पीछे फेंक दिया। तभी बिजली आसमान में कड़की और उसका पूरा हैबतनाक जिस्म मेरी आंखों के सामने था। उसके पीले बड़े बड़े दांत, उसकी लाल चमकती आंखें, और वो आवाज उसने फिर निकाली जैसे सीटी गूंज रही हो। तभी मुझे घुटने से नीचे दर्द महसूस हुआ और गीलापन मेरे पैंट के साथ लगने लगा। वकास कहते हैं कि वो खून था। उस जानवर ने घुटने से नीचे मेरी राइट टांग उखाड़ दी थी। दर्द की शिद्दत मेरी जिस्म में गूंज उठी। तभी इंस्टिंक्ट टेक्स ओवर, जबिल्लत उनके जिस्म में दौड़ उठी। साथ बहती हुई नदी के अंदर वकास ने जिस तरह जान बचाने की खातिर कलमा पढ़ते कूद दिया हो। वो ऊंची ऊंची आवाजें जिस तरह एहतजाज में दरख्तों में मंडलाने लगी। पूरा जंगल चीखने लगा। तभी बिजली जोर से कड़कना शुरू हुई। वकास कहते हैं मुझे ना पता था, कुछ देर बाद मेरा सर एक पत्थर से टकराया और हर चीज काली हो गई। जब उनकी आंखें खुली तो वो एक लोकल स्टेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल लाहौर में थे। पूछने के बाद इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स आए। वकास ने अपनी सारी कहानी उनको सुना दी, मगर लोग उन पे हंसने लगे। कुछ अरसा ये कहानी सुनाने के बाद वकास कहते हैं मैं जैसे चुप सा हो गया, लेकिन वो एक सन्नाटा, एक आवाज आज भी मेरे जर्नल में मौजूद है। आज भी उस जानवर का खाका मैंने अपने पर्सनल जर्नल में बनाया हुआ है। खुदा का ये शुक्र है कि वो जर्नल मेरी जिप पॉकेट में, मेरी पैंट में उस दिन मौजूद था। मगर सबूत देने के लिए मेरे पास सिर्फ आज माजूरी है। वकास आज एक प्रोस्थेटिक लेग से चलते हैं। वो बतौर डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट 2005 में रिटायर हुए और उनकी जिंदगी का सबसे भयानक वाकया वो रात है कि वो जानवर क्या आज भी छांगा मांगा के उन जंगलात में अकेला तन्हा इंसानी खून का इंतजार कर रहा है। ये तो कोई और जाने वाला ही बता सकता है। दोस्तों, अगर आज की कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि हर स्टोरी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। अपनी स्टोरीज नीचे दी गई ईमेल पे मुझे ज्यादा से ज्यादा भेजिएगा। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफिज।